और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातें आज दिल्ली में सरगर्म हैं। यूटी की अपोजिशन जमातों के लीडर कुछ देर ही दिल्ली में कौमी अपोजिशन जमातों के कायदेन से मुलाकात करेंगे। मीटिंग में शिरकत के लिए लीडरान पहुंचने लगे हैं और इसी दौरान जम्मू कश्मीर में मुकीम कौमी और इलाकाई अपोजिशन जमातों के लीडर अवाम को दरपेश अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल करेंगे। कौमी लीडर्स को जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल के बारे में आगाह करेंगे। बुनियादी मुतालबात में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद करके जमहूरी अमल को बहाल करना, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अहकामात को रद्द करना और बेरोजगारी जैसे बड़े मसाइल भी ज़ेर बहस आएंगे। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे दोपहर 2 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर कई जमातें इस वफ्त में शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का जल्द इनेकाद काफी जरूरी है ताकि लोगों के मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत दावा कर रही है कि यूटी में हालात बेहतर हैं तो लोगों को उनके जमहूरी हक से दूर क्यों रखा जा रहा है। मसूदी साहब, क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या चीजें इसमें डिस्कस करने होने वाली? देखिए, जो पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को, एक तो वो है कि जो हमें और चैलेंज है, जैसे 5 अगस्त के जो फैसले हैं उनके बाद जो चैलेंजेस हुए, उसके अलावा 5 साल से कोई नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं। अब देखिए पिछले दिनों में कैसे कैसे मसले उभर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ की लोकशाही के फैसले हैं और कैसे विरोध हो रहा है जम्मू में, श्रीनगर में। तो ये सारे जो भी ये 5 साल के मामला है, इसके पस मंज़र में ये एक ये राय बनी कि हम दिल्ली आकर यहाँ के जो अपोजिशन है, हमारे जो लीडर हैं, तो उनके साथ बात करें और क्योंकि ये जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में होगा, जो वहाँ के लोगों को समस्या होगी, उससे तो प्रभावित होगा, उससे कि मुतासिर होगा सारा मुल्क। उनके साथ बात करें, उनका भी रहा है वक्तन फ़वक्तन उनका सहयोग रहा है, तो उनसे बात करके ये असली मुद्दा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, ताकि एक नुमाइंदा हुकूमत हो। अब जो हमारा तजुर्बा है पिछले 5 साल का, हम देख रहे हैं कैसे फैसले जो गैर नुमाइंदा फैसले जिनका क्या अवाम की बहबूदी के साथ कोई ताल्लुक होता नहीं है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स और इसी तरीके से जो जॉब एस्पिरेंट्स का इशू है और इसके अलावा स्टेटहुड, इस तरह की जो है खबरें आई हमारे पास। देखिए ये है, वो तो जॉब एस्पिरेंट्स की आप जानते हैं, उसमें तकरीबन सरकार ने इब्तदाई तौर पर उसका थोड़ा सा मुज़ाहमत के बाद मान ही लिया, जो मौखर के इम्तिहानात। तो प्रॉपर्टी टैक्स का भी तकरीबन तो उनको मालूम है। अब उन्होंने एक पोस्ट फैक्टो एक फैसले के बाद जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा होगा एक असेंबली इलेक्शन का, और उस पर ही बात होगी, जो हमारे लीडर हैं आपस में भी बात होगी, और जहाँ पर ये लीडर, और उसके बाद हमारा जब इस पर बहस तमीज़ होगी, उसके बाद हमारा इरादा है कि आज हम इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे और वहाँ पर उनसे दरख्वास्त करेंगे कि मरकजी सरकार का ये मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल तैयार है इलेक्शन का, लेकिन कॉल लेनी है, फैसला करना है इलेक्शन कमीशन को। अगर ये मौक़िफ़ है मरकजी सरकार का, तो फिर क्या बात है कि जो आइन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है इलेक्शन कमीशन पर, वो क्यों नहीं वो पूरी अप कर रहा है। तो हम उनको याद दिलाएंगे कि उनको आइन के तहत उनकी ये जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है, और ये आइनी जिम्मेदारी सीधे सीधे ताल्लुक़ रखती है जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों की, अवाम के। देखिए 13 मिलियन लोग को 1,30,00,000 करोड़ जो है जम्मू कश्मीर के, उनको महरूम किया जा रहा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत से, एक नुमाइंदा असेंबली से, जहाँ सारे ये मामला पर बहस होती। बाकी स्टेटहुड और उसके बाद जो भी हमारे हैं पॉलिटिकल जो हमारा एजेंडा है, वो तो इंडिविजुअल जो अपनी पार्टीज़ है उनका है। लेकिन इस फिलहाल ये फोकस रहेगा हमारा, ये मरकूज रहेगी आज की बहस हमारी, एक तो असेंबली इलेक्शन पर, और जो बाकी आजकल जो हम हैं, जो जैसी कि जिनकी आपकी निशानदेही की है, जो वहाँ के मसाइल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, एक ब्यूरोक्रेसी लगा रही है प्रॉपर्टी टैक्स, कोई इसकी सैंक्शन। सवाल ये भी है कि स्टेटहुड का मसला भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो मरकजी हुकूमत को करना है, केंद्र सरकार को करना है। उनसे बातचीत क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, वो देखिए बातचीत तो हुई। देखिए 24 जून को जो उन्होंने बुलाई मीटिंग, तो उसके बाद फॉलोअप नहीं हुआ। देखिए ये नहीं कि हमने कभी भी, जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टी है उन्होंने कभी भी वो कतराए बहस से, बातचीत से, बल्कि हम यही बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट चलने नहीं जा रही है।
हम अपना पक्ष रखना चाहते थे। अभी बजट है, बजट पर बहस नहीं हो रही है। पार्लियामेंट जो बाकी जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन पर आज एक मौका था कि पार्लियामेंट में अभी हम ये वाजे करते, हमारा मौका और उसका इयादा करते। हम तो वाजे करते रहते हैं, हम ये इयादा करते हैं कि आप देखिए जी, जो जमहूरी हुकूक जो छीने गए हैं वो जमहूरी हुकूक आप वापस कीजिएगा, और स्टेट, जैसे आप स्टेटहुड की बात करते हैं वो स्टेटहुड कीजिएगा, और उसके साथ जो मुंसलिक अबा के हमारे जो भी मुतालबे हैं, जो तमन्नाएं, सियासी तमन्नाएं हैं, उमंगे हैं, वो पूरी कीजिएगा जिनसे जो आईनी जमानतें हैं। अपोजिशन के साथ मीटिंग करके और फिर इलेक्शन कमीशन से भी बात करके क्या इसका असर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मौक़िफ़ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जी तैयार हैं, हम नॉर्मल सी वहां पर है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, क्या वजह है कि 5 साल से नहीं हो रहा है? और हम ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनेगा और फौरन ही इलेक्शन का ऐलान करेगा, नोटिफाई करेगा क्या इलेक्शन का क्या शेड्यूल रहेगा। और जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जम्मू कश्मीर का अपोजिशन दबाव डालेगा कि वहां पर फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेसी बहाल की जाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुतालिक एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 मुलाजिमीन को उनकी खिदमात से बरतरफ किया जा चुका है। उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक था। एलजी ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दों को नौकरियां देने का जो बयान दिया था वो हकाइक पर मबनी था, क्योंकि बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तकर्रुरी एक तयशुदा अमल के तहत की जाती है और अगर कोई भी कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक हुकूमतों का ताल्लुक है, बीजेपी पिछली हुकूमत का हिस्सा थी। मनोज सिन्हा ने यह कहा कि 47 ऐसे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है जिनके टेरर लिंक्स थे और पिछली सरकारें जो हैं उन्होंने उनको भर्ती किया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे है कि कोई भी आदमी जब नौकरी लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को वो अडॉप्ट करता है। अब जहां तक पिछली सरकारों की तल्लक है, तो पिछली सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी भी थी जो हमारी उनके साथ सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ बराबर की हिस्सेदार थी। ऐसा कोई जम्मू कश्मीर में नहीं। अगर कोई आदमी इस मसले में सम्मिलित पाया गया है जो देश के खिलाफ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रोसेस के तहत जो है पहली सरकारों में भी लगे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। जिस तरह से आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कि इस तरह से कभी नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया है कि किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका मत दे दिए, जिनको दिया है उसके खिलाफ एफआईआर लगी हैं। तो पहले मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनके ऊपर बयान देना चाहिए, उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि किस तरह से एपटेक को आपने काम दे दिया, या एपटेक के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं या क्या है। और जहां तक बात अलग रही पहले सरकारों की, तो जो लगे होंगे वो प्रोसेस के तहत लगे होंगे। तो पहली सरकार में भारतीय जनता पार्टी बराबर की जिम्मेवार थी, तो फिर उनसे भी सवाल जो पूछना चाहिए। तो जिस तरह से उनको टर्मिनेट किया गया, आपको लगता है कि अगर उनकी ये हुई है, इंक्वायरी हुई है और ये पाया गया है कि उनके टेरर लिंक्स हैं, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि उनको निकाला जाना चाहिए? देखिए, ऐसे है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई देश के खिलाफ आदमी काम करता है या बात करता है, सरकार को पूरा हक है उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी, सरकार ने देखा होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का जो माहौल है उसको ठीक करना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को चाहिए ऐसे कदम उठाने जिससे जो माहौल ठीक हो। आज खासतौर पर नौजवानों के रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, तो रिक्रूटमेंट में समझता हूँ सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है। जिस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वही उसके ऊपर बहुत बढ़िया सवालिया चिन्ह लग चुका है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार ने दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने एलजी सरकार को दहशतगर्दी से मुंसलिक अफराद की नौकरियों से और उनसे मुतालिक हकाइक को सामने लाने चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें काम करने देना चाहिए और किसी भी मुबैना शख्स को जवाब देने का हक
होना चाहिए। एनसी के तर्जुमान ने कहा कि एनसी इख्तिदार के लिए अपोजिशन के साथ रैली नहीं कर रही है, अवाम के साथ और भी बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करने की अशद जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधा एक इल्ज़ाम लगाया कि पिछले दौर हुकूमतों में मिलिटेंटों को नौकरियां दी गई जिनको 47 को अब निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है तो वो सामने लाए। बाकी बात करना, स्टेटमेंट देना, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि जो है आपके सियासी हरीफ उसमें इन्वॉल्व है तो वाइट पेपर जारी करिए ना। ये आप किन लोगों को खुश करना चाहते हैं इन स्टेटमेंट से? अभी 4 साल हो गए, 4 साल में आपने इतना सारा ऑर्डर निकाले, इतने सारे स्क्रूटनाइज किया, अभी तक कुछ मिला इनको? 47 को बर्खास्त किया गया मुलाजिम। तो ठीक है, वो अगर किया है तो वो नॉर्मल प्रोसेस अगर हुआ होगा उसमें क्या बोल सकता हूँ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल सकती है? अगर उनको लगा होगा, उनके पास सिक्योरिटी से रिपोर्ट आएगी, पुलिस से रिपोर्ट आई होगी। बट हमारा यही था कि हमने इस पे बार बार कहा था कि आपको जो उनको बंद किया गया है उनको जुडिशल सिस्टम से, मुझे लगता है कि वो ज्यादती है। पूरी कंट्री में अगर आप जो रिक्रूटमेंट रूल्स देखते हैं उसमें बाज़ाब्ता तरीके में एक जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसको भी एक मौका मिलता है, उसको भी मौका मिलना चाहिए अपना जो है, अगर उसके खिलाफ जो भी केसेस हैं अगर वो सच है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो फिर उनके साथ तो जुल्म हो रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कोर्ट ऑफ लॉ जाने में। साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों ने कुछ ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियां फराहम की थी जो दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि ऐसे 47 अफराद को बरतरफ करना सही फैसला है। 40 लोग थे, ये पिछली सरकारों में लगे हैं और पिछली सरकारों की तरफ से प्रयास किया जाता था कि मिलिटेंट्स की जो रिलेटिव्स भी हैं, जो कोई मारा जाता है, उनको भी नौकरी दी जाए। ये हमेशा से उन चीजों की वकालत करती रही है। अगर आज एलजी प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है तो उसकी प्रेज करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर टेरर कम होता है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले लोगों का अगर शिकंजा कसा जाता है तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हर चीज पर अपना वक्तव्य देना। ये ठीक बात नहीं है। जब भी ये पत्थरबाजों के प्रति नरम रुख अपनाइए, ऐसा नहीं होता है। उस नरम रुख की वजह से ही ये यहाँ पर 70 साल से हालात खराब रहे हैं और पिछले 30 साल की जो मिलिटेंसी है उससे लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल खास करके जो देश विरोधी तत्व हैं उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं। में लड़की का अगवा और इस्मत दरी का मामला सामने आया। ये मामला जनवरी का है, लेकिन लड़की ने इस वाकये का इंकिशाफ अपने वालिद से मार्च में किया। लड़की के वालिद ने 11 मार्च को सरवाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि रवां साल जनवरी में एक 15 साल लड़की ने 20 साल नौजवान पर अगवा और इस्मत दरी करने का इल्जाम आयद किया। रिपोर्ट के मुताबिक सरवाल की रिहाइश लड़की सोशल मीडिया के जरिए जानीपुर के रहने वाले लड़के से दोस्ती हो गई और लड़के ने रवां साल जनवरी में मुबैना तौर पर अगवा कर लिया और लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बख्शनगर के इलाके में एक घिनौनी घटना सामने पेश आई है, जिसके चलते एक 20 साल के एक युवक ने एक नाबालिग 15 साल की युवती का न बल्कि अपहरण किया, बल्कि उसको अपने साथ बहला फुसला के ले गया और उसका रेप भी किया। हालांकि ये मामला इस साल 11 जनवरी का बताया जाता है, लेकिन डरी सहमी लड़की ने इसका खुलासा अपने पिता के सामने इसी महीने किया, जिसके बाद पिता ने बख्शनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़के को हिरासत में लिया है और पॉस्को और अबडक्शन एक्ट में उसके खिलाफ केस भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि बताया जाता है कि इस लड़की का जो जान पहचान थी उस लड़के के साथ वो सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, जिसके बाद उस लड़के ने इस नाबालिग लड़की को बहलाया फुसलाया और उसको काफ़ी डराया धमकाया जब उसका रेप किया गया।
और इस मामले में पुलिस ने हालांकि तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अहम सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के चलते इस तरह से बहला फुसला कर लड़के जो है कई अपने घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि पॉस्को एक्ट और अबडक्शन एक्ट के तहत जो भी मामले बनते हैं उस लड़के पे लगा दिए गए हैं, और हालांकि लड़की जो है वो सरवाल की रहने वाली है, लेकिन वो जो थाना है वो बख्शनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही आता है, और लड़का जो है वो जानीपुर इलाके का रहने वाला है, जम्मू का, और फिलहाल वो अभी सरवाल पुलिस चौकी की हिरासत में है और उस पर केस दर्ज कर दिया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद। बीआरओ ने 11,669 फुट की बुलंदी पर मजबूत जोजिला तक रसाई को बढ़ाकर एक बार फिर अपना मयार बढ़ा दिया है। जोजिला पास को आज रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर खोल दिया गया। बीआरओ और विजय को इस सड़क को खोलने में सिर्फ 68 दिन लगे हैं। जोजिला पास इस साल 6 जनवरी को बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने विजय के साथ मिलकर यह कारनामा अंजाम दिया, जो लद्दाख की समाजी इक्तिसादी बहबूद के अलावा स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफी अहम है। डीजी बीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बीआरओ और विजय ने इस कारनामे को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। देखिए, इस रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस विदाउट गोइंग इट सेज दैट ऑल द फोर्सेस व्हिच हैव टू बी इन्फ्यूज्ड इन लद्दाख इन केस ऑफ एनी operational eventuality, it can go from this only, because this is the main access to Ladakh. More than that, people of Ladakh get cut off for nearly 5 to 6 months because of this connectivity not being achieved. Zojila remains closed. But now Zojila is opened in 68 days. So people of Ladakh can come down to valley for their purchases, for medical emergencies, or even for education. People of Kargil and Daras, नाउ जैसे आपको मालूम है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उनको अपने खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। उनको श्रीनगर आना पड़ता है, तो वो बहुत आराम से जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके जा सकते हैं, और बाकी ऑफ कोर्स डेली चीज़ें जाएंगी। अभी सर, आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। पहले 73 डेज के लिए ओपन था, इस बार 68 डेज के लिए। तो आगे कैसे देखते हैं अब आने वाले साल में इससे ज़्यादा? बिल्कुल, पिछले 3 साल से तो आप भी देख रहे हैं कि 110 से 73, 73 से 68, तो हमारा ध्येय ये होगा कि 68 से हम इस बार 60 तो जरूर लेके आएंगे अगले साल, और वो हम अभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। वी विल नॉट स्टॉप एट 68। इसका फायदा किसको ज्यादा मिलेगा? इसका फायदा दोनों को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो हमारी फौजें हैं लद्दाख में, उनको मेंटेन करने के लिए एयरक्राफ्ट से हमें सामान लेके जाना पड़ता है, उनका एम्यूनिशन, रसद, खाना पीना, सब कुछ। तो जल्दी खुलने से क्या होता है कि 150-160 दिन जैसे पहले बंद रहता था, तो सारा बाई एयर सपोर्ट होता था, उसमें पैसा भी बहुत लगता है और एफर्ट भी बहुत लगता है। उसको कम करने से हम हर रोज 60 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के बचाते हैं, और एक वर्किंग सीजन में कम से कम नहीं तो 400 से 450 करोड़ का उसी में बचत होता है केवल फौज के लिए। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेविंग है। दूसरा, कभी भी किसी भी मुकाम पर हमें जरूरत पड़े फौज को उधर भेजने के लिए ज्यादा ट्रुप्स, तो पास खुलने से जल्दी हमारी सारी मशीनरी, टैंक्स, गन्स जहां पर भी हमें पहुंचाने वो जल्दी पहुंच सकते हैं। वो पहला सबसे बड़ा फायदा है सामरिक दृष्टि से। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लद्दाख के भाई बहन हैं, वो बिल्कुल 6 महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। उनका ट्रेड कॉमर्स भी बंद हो जाता है, मेडिकल भी बंद हो जाता है, एजुकेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें पास को जल्दी खोलने से वो लोग सीधा कश्मीर आ सकते हैं। जो हमारे द्रास में और कारगिल में लोग भाई हैं, वो लोग यहाँ पर जल्द आ सकते हैं, तो उनके ट्रेड के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है इस पास को जल्दी खोलने से। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा एजुकेशन सेक्टर के ज़ेर एहतिमाम मोबिलाइजेशन बेदारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए सोनावारी के गांव सुदनारा का दौरा किया। ये प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में दाखिले के अमल को तेज करने और आवाम को हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा फलाही स्कीमों से आगाह करने के मकसद से मुनक्किद किया गया था। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा अब्दुल मजीद मलिक ने प्रोग्राम की सदारत की। सीईओ के हमरा जड़ियो हाजन मोहम्मद अकबरवानी भी थे। जड़ियो हाजन मोहम्मद अकबरवानी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की।
कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम पे जहाँ पे मैंने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को दावत दे दी थी और उनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। आप जानते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यहीं से किक स्टार्ट किया था ये मोबिलाइजेशन प्रोग्राम। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आलोक कुमार साहब जी और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जनाब डॉक्टर मीर तसद्दुक हुसैन साहब, उनकी काविशों से और उनकी के हुक्म से हमने आज इस ज़िले में अपने जोन में एजुकेशन जोन हाजिन में ये प्रोग्राम का आगाज़ किया और एक मुनफरिद प्रोग्राम हुआ ये, क्योंकि आज के ही दिन में पहले ही जहाँ पे हमने 30 से 35 बच्चों की नई एडमिशन कर ली केजी क्लास में। क्रेडिट देता हूँ यहाँ के HOI सजाद साहब और उसकी पूरी टीम, पूरे टीचर्स को, जिन्होंने लोगों को इतना मुतासिर कर दिया अपनी मेहनत से कि जहाँ पे उन्होंने एक महकमे का नाम भी रोशन कर दिया और बच्चों को भी रागिब कर दिया स्कूल में दाखिला के लिए। ये एक खुशाइन बात है। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल।